मैं डॉक्टर यूके शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आप काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। काव्यशास्त्र के तहत आज के व्याख्यान का विषय है रस निष्पत्ति। रस पर मेरे कई व्याख्यान हो चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा रस के अर्थ को, रस के सिद्धांत को, रस की परिभाषा को, जिसमें आपने रस के अवयवों को भी पढ़ा होगा। इन तमाम व्याख्यान के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान हो जाता है रस निष्पत्ति पर कि रस निष्पत्ति क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड पर प्रस्तुत किया गया है वो सारी चीज़ें स्पष्ट है कि जो आज हम बात करेंगे आपके सामने रस निष्पत्ति पर। दरअसल रस निष्पत्ति शब्द का प्रयोग जो किया जाता है उसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आचार्य भरत मुनि जो रससूत्र प्रदाता है, जिसने रससूत्र प्रदान किया था अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, उसमें उन्होंने कहा था रससूत्र के क्रम में कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रससूत्र दिया गया विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर जो संयोग का अर्थ लिया है आचार्य भरत मुनि ने, उनके अनुसार संयोग का अर्थ जो है वो मिलन है, संगठन है, संलिष्ट है, और निष्पत्ति का अर्थ निर्माण है। निष्पत्ति का अर्थ निर्माण है, निष्पत्ति का अर्थ निर्मिति है। भरत मुनि ने जो ये रससूत्र प्रदान किया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, उसे लेकर के कालांतर में एक परंपरा बन चली। और आप देख रहे हैं कि रससूत्र के आरंभिक चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि हुए, जिसने कहा था कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के द्रव्यों और पदार्थों को लेकर के खाडवाड़ी रस का निर्माण होता है, भोज्य रस का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संसर्ग से, संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इस रससूत्र में एक दोष है, पूर्व के भी व्याख्यान में मैंने इसे स्पष्ट किया था। इस रससूत्र में दोष है कि इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया। जो अस्थाई भाव आधार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अस्थाई भाव प्रत्येक मनुष्य के अंतस में वासना के रूप में बसा हुआ है, और जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों का संसर्ग इसके साथ होता है तो रस का उद्रेक, अस्थाई भाव का उद्रेक होता है, रस में वह परिवर्तित हो जाता है। इसने इसका उल्लेख नहीं किया। रससूत्र में अलग से नाट्यशास्त्र में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति को लेकर के जो बात भरत मुनि से शुरू होती है, यह बात यहीं रुक नहीं गई। इसको लेकर के एक परंपरा बन गई, और 4 आचार्य जो हुए अलग अलग कालक्रम में, उन आचार्यों ने इसका बड़ा गंभीर विवेचन किया है, जिसको लेकर के रस निष्पत्ति एक तरह से सिद्धांत बन कर के हमारे सामने आया है। उन सिद्धांतकारों में हम देख रहे हैं कि जो पहले सिद्धांतकार हैं, जो पहले इसके व्याख्याकार हैं, ये भट्ट लोलट हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है, चूँकि जो व्याख्यान आप सुन रहे हैं वो तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, APSC हो, UPSC हो। तो इसलिए व्याख्यान का स्तर जो है वो काफ़ी बड़े स्तर का है, और आप इस पर ध्यान देखेंगे। प्रश्न भी पूछा जाता है कि भट्ट लोलट जो हैं, वास्तव में उसने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया या उसका मत क्या है। आप देख रहे हैं कि भट्ट लोलट ने 8वीं शताब्दी के जो आचार्य हुए, इसने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद दिया। मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे। ये प्रथम व्याख्याकार हैं रससूत्र के, प्रथम व्याख्याकार के रूप में इसकी चर्चा होती है। इसने जो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद शब्द का प्रयोग किया है इस क्रम में, इसमें आप जानते हैं कि इसने दरअसल ये बात कही है कि रस की जो उत्पत्ति है वो वास्तव में मंच पर होती है। जब नायक और नायिका या पात्र के माध्यम से चीज़ों की प्रस्तुति होती है, नाटक की प्रस्तुति होती है, तो रस की उत्पत्ति वास्तव में मंच पर हो जाती है। एक बड़ी बात रही है कि नाट्यशास्त्र के निर्माता आचार्य भरत मुनि ने भी यह बात कही थी कि रस की उत्पत्ति मंच पर होती है। एक बड़ी खामी है, और इसको लेकर के लगातार कई आचार्यों ने इस तरह की बात कही थी। भरत मुनि का भी मानना है कि रस जो है उसकी उत्पत्ति मूल रूप से मंच पर हो जाती है, और
जो मूल रूप से पात्र होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाटक में 3 चीज़ें होती है। यहाँ है अनुकार्य है, अनुकर्ता है और सामाजिक है। अनुकार्य से तात्पर्य है वह जिसका अनुकरण किया गया हो, अनुकर्ता जो अनुकरण कर रहा है, और सामाजिक वह जो दृष्टा है, जो पाठक है, जो श्रोता है, वह सामाजिक होते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अनुकार्य जो है वो भगवान श्री राम हो सकते हैं। उसके बाद अनुकर्ता जो है वो सामान्य नायक हो सकते, पात्र हो सकते हैं, और सामाजिक जो दर्शक बैठा हुआ है या जो पाठक होते हैं साहित्य के, वे होते हैं। दरअसल भरत मुनि का भी मानना था कि रस की उत्पत्ति वास्तव में मंच पर होती है, और इसकी जो प्राप्ति होती है वह मूल रूप से अनुकर्ता को होती है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि क्या अनुकर्ता रस को प्राप्त करता है। अनुकर्ता की तो पूरी दृष्टि होती है कि वो कला को किस रूप में प्रस्तुत करे। जिस पात्र विशेष या जिस अनुकार्य का वो अनुकरण करने आया है, वो अनुकरण इतना सार्थक हो, इतना सारगर्भित हो, इतना मौलिक हो कि जो दर्शक है उसे कहीं से यह ज्ञात नहीं हो कि यह असली राम नहीं है, या असली दुष्यंत नहीं है, या असली कृष्ण नहीं है। उनका पूरा तो ध्यान उसी पर होता है। अगर वो वहाँ पर श्रृंगार का या रति का आनंद लेने लगे तो निश्चय ही ये सही नहीं होगा, और संभवतः ऐसा नहीं ही होता है। तो भरत मुनि ने जो रस की उत्पत्ति की बात मंच पर की है, उस परंपरा को आचार्य भट्टलोलट ने भी आगे बढ़ाया। इनका भी मानना है कि रस की जो उत्पत्ति है वो वास्तव में मंच पर होती है, और कोई भी अनुकर्ता जब अपने अनुकार्य के गुण और धर्म का सही अनुकरण कर लेता है तो रस की उत्पत्ति वहाँ हो जाती है। इनका यह भी मानना है कि जो सामाजिक होते हैं, सामाजिक वस्तुतः अनुकर्ता पर अनुकार्य के गुणधर्मों का आरोप कर लेते हैं। वो एक क्षण के लिए भूल जाते हैं कि हमारे सामने जो अनुकर्ता है, जो नायक है, जो नायिका है, वो मूल रूप से अनुकार्य का अनुकरण कर रहा है, वो इसे भूल जाता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी एक बड़ा खूबसूरत सिद्धांत है जिसमें कहा गया है, संभवतः एस टी कॉलेज ने यह सिद्धांत दिया है कि अविश्वास का स्थगन हो जाता है नाटक के क्रम में या साहित्य के क्रम में। जब कोई भी पाठक साहित्य को पढ़ता है, उसका मंथन करता है, उसे वो आत्मसात करता है, या किसी नाटक को जब कोई दर्शक देखता है नाट्यशाला में, तो आरंभ में यह होता है कि उसे लगता है कि सब कुछ गलत है, ये घटनाएं काल्पनिक है, ये नायक जो है वो असली नहीं है, ये नायिका असली नहीं है, सब कुछ एकदम नए सिरे से है और कुछ भी मौलिक नहीं है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वह नाटक में प्रवेश करता है और अर्थबोध जब होने लगता है, उसके बाद अविश्वास का स्थगन हो जाता है, पलायन हो जाता है, और वह भूल ही जाता है कि असली है या नकली है। सब कुछ असली जैसा ही, सब कुछ वास्तविक जीवन जैसा ही उसे परिलक्षित होने लगता है। इसीलिए आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के क्रम में कहा गया है कि नाटक में मूल रूप से रस की उत्पत्ति जो है वो मंच पर होती है, और आरोपवाद शब्द का प्रयोग इसके लिए इसलिए किया गया है कि जो श्रोता होते हैं या दर्शक होते हैं या जो पाठक होते हैं, वह मूल रूप से अनुकर्ता पर अनुकार्य के जो गुणधर्म है उसे प्रत्यारोपित कर लेता है। मान लीजिए कि कोई नकली राम है जो राम का अभिनय कर रहा है। अब उसका रूप है, उसका गुण है, उसका धर्म है, उसका चरित्र है, उसका बोलना है, उसका चलना है, इन तमाम चीज़ों पर राम के रामत्व का व्यापक प्रभाव होता है। इस प्रभाव में अगर कहीं कोई कमी आई है तो निश्चय ही ये ठीक नहीं है, और निश्चय ही राम का रामत्व खंडित होगा। अभिनय की अपूर्णता जो है ये नाटक को अधूरा छोड़ देगा। यही कारण है कि अभिनय के क्रम में अनुकर्ता अनुकार्य का पूरी तरह से ध्यान रखता है, उसके गुण का, उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का, उसके बोलने का, उसके चलने का। अगर राम बनकर के कोई भी अनुकर्ता मंच पर उपस्थित हुआ है तो वो कृष्ण जैसा अभिनय नहीं कर सकता है, वह सीता मैया के साथ नृत्य वहाँ नहीं कर सकता है, या उसका जो रूप सज्जा है वह कृष्ण के समान नहीं हो सकता है, किसी और के समान नहीं हो सकता है। राम का रामत्व तो कहीं खंडित नहीं हो, अनुकर्ता को इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बताया गया है कि रूप और गुण की जो साम्यता है उसके कारण जब पाठक या श्रोता या दर्शक अनुकर्ता पर अनुकार्य के गुण और धर्मों का आरोप कर लेता है, दोनों को एक समझ लेता है,
उसे वो वही समझ लेता है, तो मूल रूप से ये आरोपवाद हो जाता है। और इसे आरोपवाद कहा जाता है। मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन वाले थे, इसने आरोपवाद का जो प्रवर्तन किया वो मूल रूप से यही बात थी उसमें। आगे आप देखेंगे आचार्य शंकुक हुए। शंकुक दूसरे व्याख्याकार है, 9वीं सदी में ये हुए। अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया इसने। इनका मानना है कि रस की उत्पत्ति नहीं होती, या रस का वो जो आरोप है वह नहीं होता। इनका मानना है कि मूल रूप से इसकी अनुमिति होती है, अर्थात अनुमान होता है। इनके सिद्धांत में अंतर्निहित है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का मानना है कि जो चीज़ें दृश्य संसार में सत्य रूप में दिख रहा है, यथार्थ रूप में दिख रहा है, केवल वही सत्य नहीं है। जैसे हम आग को नहीं देखे, हमने धुआं को देखा है, और धुआं जहाँ है वहाँ आग की संभावना हो सकती है, तो इसीलिए संभाव्य संसार को भी ये सत्य मानता है। यही न्याय दर्शन की स्थापना है। ये न्यायिक आचार्य थे, इसलिए चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इसने इस सिद्धांत का विवेचन किया है। इस सिद्धांत का विवेचन करते हुए जो आचार्य शंकुक है, उनका मानना है कि संसार में जितने तरह के ज्ञान होते हैं, इन्होंने चित्र तुरंग न्याय शब्द का प्रयोग किया। इनका मानना है कि चित्र तुरंग न्याय अर्थात चित्र में जब हम घोड़े को देखते हैं तो वह संसार के अन्य ज्ञान से परे है, वह विशिष्ट है। इनका मानना है कि एक ज्ञान सम्यक होता है, दूसरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तीसरा ज्ञान संशय ज्ञान है, और चौथा सादृश्य ज्ञान है। उसे इस प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है कि जब हम रस्सी को रस्सी ही समझते हैं तो यह सम्यक ज्ञान है, यह उसका यथार्थ ज्ञान है। जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो यह मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और संशय ज्ञान वह होता है जिसमें हम तय नहीं कर पाते हैं कि यह रस्सी है या सांप है। सादृश्य ज्ञान रस्सी जैसा सांप होता या सांप जैसी रस्सी होती है, यह सादृश्य ज्ञान है। दरअसल चित्र तुरंग न्याय के माध्यम से इसने बताया कि ये चार जो ज्ञान की प्रविधियाँ है या आयाम है, इसके परे है चित्र तुरंग न्याय। जब हम चित्र में किसी घोड़े को देखते हैं तो हम यह भी नहीं कह सकते कि घोड़ा नहीं है, हम यह भी नहीं कह सकते कि यह गधा है या कुत्ता है, वह घोड़ा घोड़ा ही कहलाएगा। और यह ज्ञान न तो सम्यक है, न तो मिथ्या है, न तो संशय है, न सादृश्य है, बल्कि विशिष्ट ज्ञान है, इससे परे है। इसलिए सांसारिक ज्ञान से परे चित्र तुरंग न्याय का इन्होंने प्रयोग किया है कि जब भी हम नाट्यशाला में किसी अनुकर्ता को अनुकरण करते हुए देखते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि यह असली है या नकली है। असली होने का ही हम भान कर लेते हैं। इसलिए इनका मानना है कि दरअसल अनुकर्ता में हम अनुकार्य के गुण धर्मों को अनुमित कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। इस अनुमान के कारण ही हमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, सब कुछ सत्य जैसा परिलक्षित होता है, प्रतीत होता है। इसलिए इनका मानना है कि सामाजिक जो है वो नाटक में जो नट होता है उस नट में अनुमान कर लेता है मूल अनुकार्य का। यही कारण है कि उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और चित्र तुरंग न्याय के बहाने इन्होंने कहा है कि जो संयोग है उसका अर्थ होता है अनुमाप्य, और अनुमापक संबंध, निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति या अनुमान है। इसलिए अनुमानवाद या अनुमितिवाद वस्तुतः अनुकर्ता में अनुकार्य के होने का भान कर लेता है या अनुमित कर लेता है या अनुमान कर लेता है, इसी कारण यह अनुमितिवाद कहलाता है। एक और बात लगे हाथ आपको मैं बताता चलूं कि इसमें जो आचार्य भट्ट लोलट हुए थे उसने बताया था कि उत्पाद्य उत्पादक, प्रतीत्य प्रतीतक और पोष्य पोषक संबंध होता है। ये इनके अनुसार संयोग का अर्थ है। इसमें आप देख रहे हैं कि उत्पाद्य उत्पादक से मतलब है कि उत्पाद्य जो है वह अस्थाई भाव है, उत्पादक जो है वो विभाव है। यहाँ प्रतीत्य जो है वह अस्थाई भाव है, और प्रतीकक क्या है वो मूल रूप से अनुभाव है। पोष्य और पोषक के रूप में इन्होंने अस्थाई भाव और संचारी भाव का उल्लेख किया है। फिर हम आपको आपके विषय पर लिए चले वहीं पर जहाँ मैं था। तीसरे सिद्धांतकार हुए भट्टनायक। इसे तीसरे व्याख्याकार के रूप में जाना जाता है। ये व्याख्याकार एक ऐसे व्याख्याकार हैं जिनको लेकर के कई तरह के प्रयोग जुड़ जाते हैं।
जैसे इन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने पहली बार, जैसा कि आप जानते हैं कि भरत मुनि ने, भट्ट लोलट ने और आचार्य शंकुक ने, सबका मानना था कि रस की उत्पत्ति वास्तव में मंच पर होती है और रस की प्राप्ति सामाजिक को न होकर के बल्कि अनुकर्ता को होती है। अब सवाल यह है कि फिर सामाजिक क्या करने आया है। किसी भी नाट्यशाला में या किसी भी साहित्य को जो कोई पढ़ रहा है, कोई पाठक या कोई श्रोता जब श्रवण कर रहा है, कोई दृष्टा जब देख रहा है, तो यह क्या प्रयोजन है उसका। ये पाठक, ये श्रोता, ये दर्शक, ये सामाजिक क्यों आया है नाट्यशाला में या क्यों रचनाओं को पढ़ रहा है। अगर मूल रूप से रस की प्राप्ति हो रही है अनुकर्ता को ही, तो फिर सामाजिक का क्या प्रयोजन है, यह क्यों आया है यहाँ। ये गंभीर सवाल है। इस सवाल का जवाब मूल रूप से भट्टनायक देते हैं। भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद का प्रवर्तन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीसरे व्याख्याकार के रूप में भट्टनायक है, 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। भुक्तिवाद या भोगवाद इनका सिद्धांत है और ये सांख्य दर्शन से प्रभावित है। ये दर्शन है, सांख्य दर्शन से प्रभावित है। सांख्य दर्शन से ये प्रभावित है और मूल रूप से भोगवाद के आचार्य भट्ट नायक ने बताया है कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न रस की अनुमिति होती है, बल्कि रस की भुक्ति या भोग होता है। इनका मानना है, इनका कहना है कि जो सामाजिक है उसी वास्तव में आनंद की प्राप्ति होती है। जो सामाजिक का स्थायी भाव है उसी का उद्रेक होता है और वास्तव में वही उसी के अंतस में रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इन्होंने पहली बार मंच के परे सामाजिक के अंतस में रस की परिकल्पना की है। इन्होंने पारंपरिक जो शब्द शास्त्र है उसे बदल डाला। इन्होंने बताया कि तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है और अलग रूप में इसे इन्होंने विवेचित किया। इनका मानना है कि तीन शब्द शक्ति है, अविधा व्यापार है, भावकत्व है और भोजकत्व है। रस निष्पत्ति के क्रम में यही कार्य करता है। इनका मानना है कि जब कोई पाठक या कोई दृष्टा या कोई दर्शक या कोई श्रोता जब साहित्य में प्रवेश करता है या नाटक को देखता है, तो सबसे पहली प्रक्रिया है अविधा व्यापार का। अविधा एक ऐसी शब्द शक्ति है जो मूलार्थ का बोध कराती है। जब पाठक या श्रोता या दर्शक या अगर एक शब्द में प्रयोग करे तो सामाजिक सर्वप्रथम अर्थबोध करता है। वह उस अर्थ को अंतर्निहित करता है, समझता है। अगर वह अर्थ को नहीं समझ पाए, शब्द में उसका प्रवेश नहीं हो, तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा, वह साहित्य को समझ नहीं पाएगा। यही कारण है कि सर्वप्रथम वह अर्थबोध करता है। इनका मानना है कि यह पहली प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है भावकत्व का। जब ये दर्शक या सामाजिक अर्थ का बोध प्राप्त कर लेता है, जब उसे ज्ञात हो जाता है कि अर्थ क्या है, उसके बाद भावकत्व की स्थिति में वो आ जाता है, जो साधारणीकरण की अवस्था है। इनका मानना है कि फिर जो विभाव आदि है उसकी स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है, दोनों समान भावभूमि पर आ जाता है। स्व और पर का बंधन समाप्त हो जाता है और साधारणीकृत हो जाने के कारण जो है वो भावों की जो साम्यता या भावों की जो सहजता है, ये सहज हो जाती है। भावों का एक दूसरे में प्रवेश करना या जाना या आना, ये भावकत्व व्यापार है, जिसमें नायक और नायिका या जो अनुकर्ता है वो पूरी तरह से एकमेक हो जाता है अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से, अपने पाठकों से। इसी कारण दूसरी प्रक्रिया भावकत्व है, जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है। इसे विभावन व्यापार भी कहा जाता है। तीसरी प्रक्रिया है जिसे इन्होंने कहा कि भोजकत्व व्यापार है। जब अर्थबोध भी हो जाता है, जब उसके बाद भावकत्व भी हो जाता है, उसके बाद भोजकत्व की स्थिति आती है। वैसी स्थिति में जो रस उत्पन्न हो चुका है उसका भोग करता है। नायक रो रहा है तो सामाजिक भी रोता है, नायक प्रसन्न है तो ये भी प्रसन्न है। इसीलिए जब गहरे रूप से दोनों के बीच में स्व और पर का बंधन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद तीसरी प्रक्रिया भोजकत्व की आती है और वो भोग होता है। इसलिए इनका मानना है कि
रस की न तो उत्पत्ति होती है न तो अनुमिति होती है, बल्कि रस का क्या होता है, ये रस का भोग होता है, सामाजिक उसका भोग करता है। इन्होंने साधारणीकरण का कॉन्सेप्ट दिया। इसने रस की उत्पत्ति के प्रसंग को मंच से उतार करके सामाजिक के भीतर में लाया। ये सब इसका अभिनव प्रयोग था, यह सब इसका मौलिक प्रयोग था। इनका मानना है कि संयोग का अर्थ होता है भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ होता है भुक्ति या भोग। जब ये संयोग में भोज्य भोजक की बात करते हैं तो भोज्य जो है वह अस्थाई भाव है और भोजक जो है वो विभाव आदि है, विभाव है, अनुभव है और संचारी भाव है। निष्पत्ति को इन्होंने भुक्ति या भोग कहा है, जो स्पष्ट हो जाता है और इसी के कारण जो है यह भोगवाद कहलाता है, उसी के कारण जो है ये भुक्तिवाद कहलाता है। चौथा और अंतिम सिद्धांत है अभिनव गुप्त जी का, वह है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद के क्रम में इन्होंने बताया है कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न रस की अनुमिति होती है, न रस की भुक्ति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। इनका मानना है कि जिस प्रकार मिट्टी में अंतर्निहित गंध होता है, वो सौंधी खुशबू होती है, वो खुशबू तब तक बाहर नहीं आती जब तक उस पर जल के छींटे नहीं पड़ते। जिस तरह से हमारे भीतर में स्थायी भाव के रूप में क्रोध है, लेकिन क्रोध तब आएगा जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा, जब बाहर से उसका कोई प्रसंग आएगा और हमारे भीतर छिपे हुए क्रोध या रौद्र के भाव को उद्रेक करेगा। हमारे भीतर में करुणा है, हमारे भीतर में रति है, हमारे भीतर में निर्वेद है, लेकिन वह अवस्था तब जागृत होगी जब बाहर की परिस्थितियाँ इसका उद्रेक करेगी और तभी जाकर के ये रस रूप में तब्दील होगा या परिणत होगा। इनका मानना है कि जब सामाजिक नाट्यशाला में पहुंच करके नाटक का दर्शन करता है, उसे देखता है, प्रसंगों के साथ वो जुड़ता है, तो इसके भीतर का जो अस्थाई भाव है, यह अस्थाई भाव बाहर के विभाव के कारण, अनुभव के कारण या संचारी भाव के कारण जागृत होता है, जग जाता है और जगने के बाद उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है कि कौन सा रस उसके भीतर में उत्पन्न हुआ है। अगर मंच पर श्रृंगार रस की प्रस्तुति हो रही है तो फिर श्रृंगार का भाव जगेगा, वही अभिव्यक्त होगा। अगर वहाँ पर वीर रस को दिखाया जा रहा है तो वीर होगा, विभत्स को दिखाया गया तो विभत्स होगा। इसलिए इनका मानना है कि मूल रूप से रस की अभिव्यक्ति हो जाती है, रस की उत्पत्ति नहीं होती, रस की अनुमिति नहीं होती, न ही रस की भुक्ति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। जिस प्रकार से मिट्टी पर, सूखी मिट्टी पर जब जल के छींटे पड़ते हैं, बूंदें पड़ती है, तो उसमें अंतर्निहित गंध बाहर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मानव के हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव 9 होते हैं, रति, हास, उत्साह, अमरस, शोक, जुगुप्सा, भय और विस्मय, ये सारे के सारे स्थायी भाव जागृत होते हैं और बाहर की परिस्थिति के कारण जागृत होते हैं। जब ये जागृत होते हैं तब जाकर के रस रूप में ये तब्दील होता है। ज़रा सोचिए, कल्पना करिए कि आप कहीं शांत बैठे हुए हैं और अचानक उसी जगह पर एक सर्प का प्रवेश हो जाता है जो भयानक है और विषैला है, तो क्या होगा? अभी आप शांत मुद्रा में थे, अचानक आपके भीतर में जो भय छिपा हुआ था वो भयानक रस में तब्दील हो जाता है। आप अकेले भी हैं, सांप फुफकार भी रहा है, तो वह क्या होगा? वो विभाव के वे रूप होंगे। एक तो सांप कारण है, दूसरा है कि वो परिस्थितियाँ हुई वैसी है, तो इसीलिए विभाव का जो दूसरा रूप है उद्दीपन, वह भी सामने होगा। फिर तो आप अपने भीतर से भावों को अभिव्यक्त करेंगे, वो रस रूप में ही सामने आएगा। और इस तरह से जो फिर संचारी भाव है, संचारी भाव मूल भाव को परिपुष्ट करता है, समृद्ध करता है। इस तरह से ये 4 जो सिद्धांत दिए गए, जिसमें आपने देखा कि ये चारों सिद्धांत आपके सामने है, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। चारों सिद्धांत के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति को लेकर के सारे सिद्धांतों की स्थापनाएँ अलग अलग है, सारे विद्वानों का मंतव्य अलग अलग है और इस रूप में इसका विवेचन किया गया, इस रूप में इसकी व्याख्या की गई। आप लगे हाथ यह भी जान लें कि अभिनव गुप्त ने व्यंग्य व्यंजक संबंध की बात की थी। चूँकि इनका मानना है कि जो काव्य है या साहित्य है उसमें मूल रूप से व्यंग्य की प्रधानता होती है। व्यंग्य की प्रधानता के कारण इनका मानना है कि मूल रूप से उसमें जो शब्द की तीसरी शक्ति होती है, व्यंजना शक्ति, उसकी प्रधानता होती है।
जिसके कारण अंतर्निहित अर्थ का बोध होता है। इसे प्रतीयमान अर्थ भी कहा जाता है, उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है। और यही कारण है कि इन्होंने अभिव्यक्तिवाद जो प्रदान किया उसके केंद्र में मूल रूप से व्यंजना शब्दशक्ति होती है। इसी कारण इनका मानना है कि व्यंग्य व्यंजक संबंध होता है, जो व्यंग्य है उसका संबंध स्थायी भाव से है, और जो व्यंजक है जो उसका उद्रेक करता है उसका संबंध विभाव से है, अनुभव से है और संचारी भाव से है। तो कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में आपने रश्मि निष्पत्ति को पढ़ा। अगला व्याख्यान लगातार जारी रहेगा और आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे।